सोनीपत जनसंघ के टाइम से ही भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और आज कांग्रेस पार्टी का कई संगठन भारतीय जनता पार्टी के संगठन के मुकाबले बहुत कमजोर है, कहीं टिकता नहीं है। आज कांग्रेस सबसे कमजोर पार्टी है। आज कांग्रेस में कोई नेतृत्व नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी ना होकर एक परिवार के पीछे खड़ी है। हमने पन्ना प्रमुख तक बनाने का काम किया है और कांग्रेस का संगठन प्रदेश स्तर की इकाई भी उनकी पूरी तरह से बनी नहीं है। जिला अध्यक्ष तक वो बना नहीं पाए हैं और वो बगैर फौज के किस प्रकार से लड़ेंगे ये कांग्रेस पार्टी को मंथन करेगा। तो जब चुनाव आता है तो उसके आंकड़े बताते हैं आज भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश में आगे बढ़ रही है। दक्ष दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मपाल वर्मा। परिचय के मोहताज नहीं है। मोहनलाल बड़ोली जी विधायक राई डिस्ट्रिक्ट सोनीपत से भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा इकाई के महामंत्री हैं। राई विधानसभा क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। राई एक विलक्षण किस्म का विधानसभा क्षेत्र है जिसमें अगर हम दिल्ली से आए तो भी गेटवे ऑफ हरियाणा राई है। उत्तर प्रदेश से आए तो भी राई विधानसभा क्षेत्र सबसे पहले आता है और ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें आप औद्योगिक विस्तार की बात देखें तो भी है। अगर आप खनन की बात करें तो यमुना के किनारे का विधानसभा क्षेत्र है। ऐसा विधानसभा क्षेत्र जिसमें 3-4 तो यूनिवर्सिटीज़ हैं। ऐसा विधानसभा क्षेत्र जो मुरथल के ढाबों के लिए भी अगर आप बात करते हैं तो याद आता है कि ये राई विधानसभा क्षेत्र है। तो मैं मोहनलाल बड़ोली जी से हरियाणा के अलग अलग जो ताज़ा और आने वाले मुद्दे हैं उन पे बात करना चाहता हूँ। आज काफ़ी दिन में इनसे बात हुई है। अलग अलग विषयों पर मोहनलाल जी से बात करते हैं। मोहनलाल जी नमस्कार जी, आपका स्वागत है जी। नमस्कार। दक्ष चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। विधायक जी, आप जिला के अध्यक्ष रहे, अब महामंत्री हैं, सारे हरियाणा में घूमते हैं। आपकी पहचान एक ऐसे नेता की भी है जो सरकार और संगठन दोनों के साथ शानदार तालमेल बना के चल रहे हैं। आप ऐसे जिले में प्रतिनिधि हैं जहां आपके ऊपर ढेर सारी जिम्मेदारी लोगों के कल्याण, लोगों की समस्याओं के समाधान की भी है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इन परिस्थितियों में आज के दिन भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक तौर पर कहां खड़ी है? आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश की राजनीति में एक नंबर पर है। और जब मैं बात करूं राई विधानसभा की, ये नरेला हरियाणा का राई और उत्तर प्रदेश का बागपत, 3 विधानसभाओं का संगम मैं इसको कहूँगा। और राजनीतिक तौर से भी राई विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का पहली बार यहाँ कमल का फूल खिला। वैसे तो सोनीपत जनसंघ के टाइम से ही भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। हमने कई बार यहाँ से लोकसभा सांसद हमारे जीत कर आए हैं, कई बार हमारे विधायक सोनीपत से जीतते रहे हैं। और राजनीतिक दृष्टि से आज के युग में राई विधानसभा, जो आपने यूनिवर्सिटी की चर्चा की, आज राई विधानसभा एक ऐसी है जिसमें 9 यूनिवर्सिटी आज वर्किंग में है और बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर है। बहुत नए किस्म के जो मॉडर्न विलेज मैं जिसको नाम दूं वो राई विधानसभा में देखने को मिलेंगे। यहाँ विकासशील विकसित किसान भी, अगर आप नई नई वैरायटी की किसान की बात करेंगे तो यहाँ पर किसान भी उस प्रकार के मिलेंगे। और ये विधानसभा में नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 334B, KGP, KMP, इस प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण एक राई विधानसभा है। बहुत मॉडर्न तरीके से इसका विकास हो रहा है। और जैसे ही आप राई में प्रवेश करेंगे, कुंडली नगर पालिका जो पहली बार बनी है, उसके बाद बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर डेवलप हुआ है। एक गुड़गांव की तर्ज पर विकसित होती हुई विधानसभा राई है। विधायक जी के सोनीपत 6 विधानसभा क्षेत्रों का जिला है। पिछली बार आप 2 जगह कमल खिला पाए थे। आपके ही राज्यसभा के सांसद रामचंद्र जांगना ने पिछले दिनों सार्वजनिक तौर पे ये कहा कि पार्टी ने टिकटें गलत बांटी। और इन हालातों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें या कांग्रेस की, सोनीपत जिले में उनका दावा ये है कि अब की बार हम सारी सीटें जीतेंगे। तो
टिकटों का बंटवारा और कांग्रेस की चर्चा, इसको आप किस दृष्टिकोण से देख के चल रहे हैं? क्योंकि आपके क्षेत्र में किसान आंदोलन भी और उसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं में आप निर्वाचित प्रतिनिधि रहे हैं, तो जो सरपंचों की लड़ाई रही है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए क्या आपको लगता नहीं कि सोनीपत जिला अब की बार बीजेपी के लिए कमज़ोर हो सकता है? सोनीपत जिला भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बहुत मजबूत है और ये भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ है। जो बात आपने रामचंद्र जांगड़ा जी की हमारे माननीय राज्यसभा सांसद हैं, बड़ा राजनीति का अनुभव है और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व जो फैसले करता है वो बड़ा सोच के समय की नज़ाकत को देखते हुए सारे फैसले करता है, वो ठीक करता है। फिर भी कहीं कोई कार्यकर्ता के किसी के मन में कोई भाव होता है और मैं कहूँगा कि आज जो कांग्रेस पार्टी की जो मनस्थिति है, कांग्रेस पार्टी की जो संगठन है, कांग्रेस पार्टी का जो आज जो इस प्रकार से वो प्रचार करते हैं वो बहुत गुमराह हैं और आज कांग्रेस पार्टी का कहीं संगठन भारतीय जनता पार्टी के संगठन के मुकाबले बहुत कमजोर है, कहीं टिकता नहीं है। आज हमने पन्ना प्रमुख तक बनाने का काम किया है और कांग्रेस का संगठन प्रदेश स्तर की इकाई भी उनकी पूरी तरह से बनी नहीं है, जिला अध्यक्ष तक वो बना नहीं पाए हैं और वो बगैर फौज के किस प्रकार से लड़ेंगे, ये कांग्रेस पार्टी को मंथन करने की आवश्यकता। देखो जी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव पहले होने हैं और लोग इस बात को मान के चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष जो है ना लोकसभा में मजबूत हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी रोहतक की सीट को लेके भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं हमारा मुकाबला वहाँ हो सकता है। मतलब आप ये मानते हैं कि बीजेपी के लिए रोहतक की सीट एक चुनौती है? हमारा प्रत्येक सीट हम चुनौती को स्वीकार करके लड़ते हैं और जहाँ भी चुनाव होते हैं उनको हम उसी प्रकार से चुनाव के लिहाज से ही लड़ते हैं और जब तक चुनाव होता है हम बड़े संघर्ष के साथ लड़ते हैं, एकजुटता के साथ लड़ते हैं और चुनाव होता है हम उसी भाव से लड़ते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस प्रकार से हमने काम किए हैं, जिस प्रकार की नीतियां हम लेके आए हैं, गरीब का हक गरीब तक देने का जो हमने काम किया है और गरीब के हक को कोई अमीर आदमी ना खा ले, उसकी पहरेदारी हमने की है, उसकी सुरक्षा हमने की है, चौकीदार के रूप में हम खड़े हैं। और आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से वो अंत्योदय की सरकार में, इसको कहूँगा अंतिम व्यक्ति का उदय किस प्रकार से हो, उसको लेकर हम चले हैं और उसमें सफल भी हुए हैं। उसी का परिणाम है कि दूसरी बार हमें 303 सीट लोकसभा में मिली और अब की बार और ज़्यादा सीटें बढ़कर जो हमारा आंकड़ा हमें लगता है कि 365 तक अब की बार भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के सदस्य जीत कर आएंगे। विधायक जी, कई बार हमारी उपलब्धियां, हमारी योग्यता या अयोग्यता हो जाती हैं। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए अब हम बात करते हैं अंत्योदय की, उसमें जो ये गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की के नए कार्ड बनने की बात थी, वहाँ लोगों में बहुत शिकायत है कि काफ़ी लोगों के नाम कट गए। उसके अलावा लोग ये कहते हैं कि भाई जैसे सरकार पोर्टल की बात करती है, ये लगभग सारे खराब पड़े रहते हैं। ये सारी चीज़ें कहने की व्यवहार में जो है ना बहुत प्रॉब्लम्स हैं। लोग जो हैं वो महंगाई की बात करते हैं, लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, लोग कहते हैं हमारे काम नहीं होते। इस बात को क्या आपके कार्यकर्ता सरकार को और संगठन को समझा नहीं पाते कि लोगों में कोई सरकार को लेके, पार्टी को लेके कोई निराशा है, हताशा है और शिकायत है? ये आज भारतीय जनता पार्टी का जो सपोर्टर है, जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जानता है, वो पूरी तरह से संतुष्ट है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो 2 जिलों में जन संवाद के कार्यक्रम करे हैं तो उसमें देखने को आया है, जनता ने उसको स्वीकारा है, जनता ने उसकी सहमति दी है। और जो पोर्टल की सरकार हमारे विपक्ष के आरोप लगाते हैं, इस पोर्टल के माध्यम से जिन लोगों को हक नहीं मिलना चाहिए था वो हक लेते थे। इस पोर्टल के माध्यम से हमने गरीब का हक गरीब तक पहुंचाने का काम किया है, मतलब पारदर्शिता के साथ काम किया है। दुष्प्रचार है ये एक दुष्प्रचार है। और ये आने वाले समय में अभी जो इन्होंने कहा था कि जो प्रॉपर्टी आईडी के, अभी हमारे कमल गुप्ता जी सोनीपत में परसों बैठक लेके आए हैं और उन्होंने जिस प्रकार से बता 18वां जिला सोनीपत का उन्होंने किया, उसके बाद 19वां जिला उन्होंने पानीपत का किया। 3 जिले उनके बसते थे, फरीदाबाद, पलवल और नूह।
हाँ जी। वो भी 22 के 22 जिलों में जाकर इस प्रकार की जो शिकायतें थी वो हमने दूर की जी। हैं। और जितने भी अड़चने थी पोर्टल, जब कोई नई व्यवस्था हम खड़ी करते हैं उसमें जरूर कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं, वो कमियां हमने दूर की है। हमने उस चुनौती को स्वीकार किया है और हम जनता के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, जनता के हितों की पूरी पहरेदारी करेंगे। इसी सोच के साथ हमारी सरकार मजबूती से खड़ी है। विधायक जी, इसी मामले में है ना, विपक्ष के लोग जिसमें कांग्रेस भी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी प्रसन्न हैं, सरकार पर एक आक्षेप बार बार लगाते हैं कि जब हमारी सरकार थी यानी 2014 तक जो प्रदेश पे कर्ज था वो 62-63 करोड़ तक था। अब वो 2.18 मतलब 2,18,18 करोड़ तक पहुंच गया है, लाख करोड़ तक। तो इस बात को आम आदमी भी ये सोचता है कि ये जो बात कह रहे हैं सरकार, इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रही। तो इस केमिस्ट्री को आप कैसे सुलझाएं? ये हरियाणा प्रदेश की जनता अच्छे से जानती है। जो 2014 का बजट था वो सरकारी आंकड़े हैं, वो ऑन रिकॉर्ड है। उस बजट में और आज जो 2023 का बजट आया है उसमें कितना बड़ा अंतर आया है, कितने गुना बढ़ोतरी हुई है। उसी प्रकार से सब चीजों में बढ़ोतरी होती है। और ये जो आर्थिक मामलों पर जिस प्रकार से मुद्दा रखना चाहिए, हमने विधानसभा में भी चुनौती इस प्रकार की, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब बजट पेश किया तो आर्थिक बहस के लिए उनको निमंत्रण दिया था। जब वो आंकड़ा रख नहीं पाते, आरोप जरूर लगाते हैं और वो एक गुमराह करने का आरोप लगाते हैं। जनता जागरूक हो चुकी है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। आज हमारा युवा शिक्षित है। हमारे जो बुजुर्ग हैं जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, फोन चलाना नहीं आता था, आज वो सब नेट पर देखने का काम करते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी लोगों के हित में जो भी नए नए फैसले लेने का हमारी सरकार ने काम किया है, बहुत सराहनीय कार्य किए हैं, बहुत अच्छे कार्य किए हैं और सफल कार्यक्रम हुए जी। एक भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में एक मूलभूत अंतर इस विचारधारा का है, वो है परिवारवाद। कांग्रेस में जैसे ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में आम राय ये वो अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाने की भूमिका पे काम कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद को लेके समझौता करते नहीं। लेकिन आने वाले टाइम पे ना राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी की टिकट मांग रहे हैं एक तरफा होके। चौधरी वीरेंद्र सिंह जो है ना वो अपने बेटे को उचाना से लड़ाने की बात यूँ कहते हैं 100% चुनाव लड़ेंगे। तो इन दोनों चीज़ों को आप कहीं भारतीय जनता पार्टी भी आपको समझौतावादी होती नजर आ रही है कि वो राव इंद्रजीत सिंह के सामने घुटने टेक देगी? भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने भी और राव इंद्रजीत सिंह जी ने भी इस पार्टी को बड़ी नज़दीक से समझा है और वो भारतीय जनता पार्टी के विकास के काम से और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। और बहुत सारे राजनीतिक ये सवाल होते हैं जो हवा में होते हैं और ग्राउंड में इस प्रकार की कोई रियलिटी नहीं होती। बाकी चुनाव वो चाहे लोकसभा का लड़े चाहे विधानसभा का लड़े, वो राजनीतिक परिवार है, वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। एक बड़ौली साहब, एक ये पहलवानों को लेके एक इशू है दिल्ली में, वो धरने पे बैठे हैं, इसमें राजनीति हो रही है। ये इसको आप अपनी नज़रों में क्या देख रहे हैं, क्या मामला? ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और मैं एक पहलवान होने के नाते मैं बिल्कुल इस बात को स्वीकार करता हूं कि अगर किसी पहलवान को कोई ठेस किसी बात की पहुंची है तो उसका समाधान, उसकी समीक्षा, उस पर काम होना चाहिए। और हमारी सरकार उस पर काम कर रही है, उसकी कमेटी बनाई है, कमेटी की रिपोर्ट देखी है और अब ये फिर दोबारा से धरने पर आए हैं। तो जो भी कहीं कमी रही है उसको समझाने की, बताने की, उस विषय को समझने की हमारी सरकार इस पर काम कर रही है और इसका समाधान होगा। कुछ लोग ये कहते हैं क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा उसमें कुश्ती संघ में रहे हैं और वो क्योंकि 3 टर्म पूरा कर चुके, अब नहीं कर सकते, अब वो नहीं रह सकते, इस तरह की बात भी मैं भी कोई आपको लगता है? ये राजनीतिक मुद्दा, मैं पहलवानों की भावनाओं के साथ राजनीतिक मुद्दे को नहीं जोड़ना चाहूँगा। और मेरा मत है राजनीति करने वाले लोग राजनीति करें, वो पहलवान भी समझते हैं। पहलवान में बहुत बड़ा दिमाग होता है। पहलवान जितनी जब कुश्ती के मैदान में होता तो सेकंडों के भी बहुत क्षण में फैसले लेने में सक्षम होते हैं। तो पहलवान की बात का मैं पक्ष जरूर रखूंगा और राजनीति जो लोग करना चाहते हैं वो अपने आप ठीक हो जाएगी। अच्छा, एक विधायक जी, ये जो नवीन जयहिंद है, इनके जो तौर तरीके हैं
इनकी जो भाषा है, इनकी जो बोलचाल का जिस तरीके से बात करते हैं, उसको लेकर आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और एक ब्राह्मण होने के नाते क्या सोचते हैं? आप दिल के अंदर की बात बताएं। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि राजनेता की कोई जाति नहीं होती। राजनेता इस देश की भलाई के काम करने का पहरेदार होता है, एक जिम्मेवारी होती है जी। और जातिवाद की बात कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी के नेता को नहीं करनी चाहिए। ठीक है। बाकी नवीन जैन जी हमारा भाई है, उसने बोलने की उसमें जिस प्रकार का उनका आचरण है, व्यवहार है, उससे लगता है कि बोलने में थोड़ा सा उनका संयम रखने की बहुत आवश्यकता है और वो जोश में बहुत कुछ बोलते भी हैं और उनका स्टाइल है। जी जी। और उस हर आदमी का अपना स्टाइल होता है, वो हर बात की कहने का, लेकिन वो कई दफे भाव से भटक जाते हैं। तो इतना ही है कि उनको सुधार करने की पूरे भाव के साथ अपनी बात को रखते रहे और वो समाज का एक पक्ष रखते हैं। क्या आपको लगता है कि वो चुनाव की राजनीति में आने के उनके मूड में हैं? वो तो देखो, कोई आदमी जिस प्रकार से है, वो किस प्रकार के रास्ते पर जाना चाहता है, वो राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, पहले भी रहे हैं। और जो आदमी आंदोलनों में भाग लेते हैं, जितने भी संगठन हैं जो इस प्रकार से काम करते हैं, उनकी इच्छा होती भी है। अब आने वाला समय बताएगा वो चुनाव लड़ेंगे ना लड़ेंगे, वो तो उनके ऊपर है। विधायक जी, क्योंकि आप सरकार में मुख्यमंत्री के साथ तालमेल की बात है, प्रधान के साथ जो पार्टी के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी के साथ तालमेल की बात है, समन्वय की बात है, आप उस पर खड़े उतरते नजर आते हैं लोगों में। ओम प्रकाश धनखड़ के बारे में कुछ लोग उनके विरोधी भी हो सकते हैं, वो कहते हैं कि वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है, वो पॉलिटिकल सोच उनमें नहीं है। अभी पिछले दिनों आपकी महिला मोर्चा की अध्यक्ष को हटा के एक नई अध्यक्ष बनाई, उसके पीछे उनकी व्यक्तिगत सोच है या पार्टी ने सामूहिक तौर पे फैसला लिया है? इसके पीछे का कारण क्या है? नहीं, वो जो हमारी महिला मोर्चे की पूर्व में प्रदेश के अध्यक्ष रही बहन सुमित्रा चौहान जी, वो भारतीय जनता पार्टी की सम्मानित नेता है जी। और उन्होंने काम करने में असमर्थता जाहिर की थी, अध्यक्ष जी के सामने की थी, सेंट्रल मंत्री जी के सामने की थी। अच्छा। वो समय नहीं दे पा रही थी। तो इस प्रकार से, और हमारे संगठन के अंदर इस प्रकार के अनेक परिवर्तन होते रहे। अभी हमने 3 जिला अध्यक्षों को चेंज किया है, नई जिम्मेवारियां दी हैं। हर आदमी को कोई ना कोई जिम्मेवारी चेंज होती रहती है। हमें भी, मैं भी पहले जिला अध्यक्ष था, प्रदेश महामंत्री बनाया, तो ऐसी जिम्मेवारी हमारी चेंज होती रहती है। और आने वाले समय में सुमित्रा जी को और अच्छी जिम्मेवारी मिल सकती है, अच्छे से वो काम करेंगे पार्टी में। और ये कोई पॉलिटिकल इस प्रकार से आरोप लगाए कि वो पॉलिटिकली नहीं है, ये वो तो दूसरे विरोधी इस प्रकार का आरोप लगाते हैं। लेकिन जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के जो कार्य करने का जो स्टाइल है, आज पूरे राष्ट्रीय स्तर के नेता उसकी सराहना करते हैं और हम भी सराहना करते हैं। उन्होंने पार्टी के काम को बहुत मजबूत तरीके से खड़ा किया है। चुनावी राजनीति में उनके बारे में मतलब अब भी लोग कहते हैं कि उनका चुनाव जीतना मुश्किल हो सकता है। ये विरोधी लोगों का प्रचार है। और आप जब 24 का चुनाव होगा देखेंगे, ओम प्रकाश धनखड़ जी 100% चुनाव जीत कर रहे हैं। विधायक जी, एक बात बताओ कि हरियाणा में एक आम धारणा है कि यहाँ एक चुनाव तो होता है होच पोच, एक होता है आंधी तूफान और लहर का। उस हिसाब से अब की बार लहर का नंबर है, तो लहर में आप समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की लहर आ सकती है? भारतीय जनता पार्टी का पूरा तूफान आएगा। भारतीय जनता पार्टी फिर तीसरी बार सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत बड़ी ताकत है और उस ताकत के साथ सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ाएंगे। अगर हम 2014 की बात करें तो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को न केवल 46 का बहुमत दिया, बल्कि 47वां स्पीकर भी चुन के दिया। फिर वो घट के 40 पे आ गए जी। कांग्रेस की अगर हम बात करें, उनके देखो पहले 67 MLA आए, फिर वो 40 आ गए और फिर तीसरी बार और भी घट गई। इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये काम बड़ा मुश्किल लगता है। हालांकि कांग्रेस ने 2 बार लगातार 2 बार सरकार बनाई है, लेकिन एक रिकॉर्ड बनाने का मौका अब तीसरी बार सरकार बनाने का मनोहरलाल के पास मतलब एक मौका आया है। तो क्या लगता है कि ये इसके लिए पार्टी, संगठन, सरकार पूरी तरह से सक्षम है? इसके बावजूद भी कि पूरे हरियाणा में ये आम चर्चा है कि कांग्रेस बहुत मजबूत है। आज कांग्रेस सबसे कमजोर पार्टी है। आज कांग्रेस में कोई नेतृत्व नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी ना होकर एक परिवार के पीछे खड़ी है। आज सिर्फ कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता
भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने की बात करता है, कभी भी कांग्रेस पार्टी का राज आए इस प्रकार का उनके भाषणों में भी नहीं होता। और ये बात जनता, हरियाणा प्रदेश की जनता पूरी तरह से जानती है। जी। आज एक परिवार की पार्टी, जो राष्ट्रीय पार्टी जी कभी होती थी, आज वो एक परिवार की पार्टी सिमट कर रह गई है। जी विधायक जी, अभी ये माना जा रहा था कि सरकार जो है मानेसर, गुरुग्राम और फरीदाबाद में नगर निगम के चुनाव कराने की तैयारी में है, लेकिन अब जो धरातल पर खबरें आ रही हैं वो इस तरह की हैं कि अब ये चुनाव को लटकाएंगे, लोकसभा तक कोई और चुनाव नहीं होगा। क्या ऐसी स्थिति है? ये निर्वाचन आयोग का काम है और चुनावी प्रक्रिया में जो टीम लगी हुई है ये उनका काम है, और सरकार कभी भी किसी चुनाव को नहीं रोकती। सरकार ने अभी संगठन में से एक जिलाध्यक्ष को मार्केटिंग बोर्ड में चेयरमैन बनाया जी, और मार्केट कमेटियां जो है ना वो उनमें भी कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने का एक मौका रहता है। तो क्या आपको लगता है कि सरकारी मार्केट कमेटियों का भी गठन कर देगी? ये सरकार, ये मुख्यमंत्री जी का विषय है और मुझे लगता है कि वो उसकी तरफ जरूर ध्यान दें। अगर हम अपने हलके की राय की बात करें और आम आदमी पार्टी की बात करें, कुछ लोगों का मानना है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार सामने नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो ये कहते हैं कि दिल्ली के एनसीआर के इलाके में आम आदमी पार्टी अपना कुछ हस्तक्षेप, अपनी हाजिरी दर्ज करा रही है। राय क्योंकि एनसीआर का है, क्या लगता है आपका उनका यहाँ थोड़ा बहुत कुछ आपको लगता है कि वो ग्रो कर रही है? जहाँ आम आदमी पार्टी बढ़ेगी वहाँ कांग्रेस पार्टी हमेशा कमजोर होती रही है जी, और हमेशा ही जितने भी राजनीतिक दल होते हैं सबकी वोट होती है जी। हो सकता है आने वाले चुनाव में, अब तक तो आम आदमी पार्टी कहीं है जी। नहीं, चुनाव में क्या रिजल्ट रहेगा वो आने वाला समय बताएगा। मैं आपके हलके में गया, मैंने बहुत लोगों से बात की। कुछ लोग एक अलग किस्म की शिकायत करते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे विधायक ईमानदार आदमी है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन वो जिस तरीके से पहले लोगों के बीच में आते थे, दुख दर्द में शामिल होते थे, अब वो उतना टाइम नहीं देते और उनके करीबी लोग भी उनसे इस बात को लेकर नाराज हैं। मैं अपने राय विधानसभा में रहता हूँ। राय विधानसभा में मैं अभी आज जाऊँगा और कल पूरा दिन विधानसभा में रहूँगा, और कभी भी ऐसा दिन नहीं होता कि मैं सोनीपत में रहूं और अपनी विधानसभा में ना रहूं, ऐसा कोई भी दिन नहीं होता। मैं जाति पाति का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन हल्के में आपके यहाँ जैसे राजपूत वोटर, क्षत्रिय वोटर हैं, उनके बारे में आम धारणा है कि राजपूत जो है वो बीजेपी के पक्षधर हैं, बीजेपी के वोटर हैं, लेकिन उनमें भी मोहनलाल जी को लेके कोई नाराजगी है, उसके पीछे भी जनसंपर्क ही बता रहा है। ये बात आपके नोटिस में है जी? ये बिल्कुल नोटिस में है, और जो मेरे विरोधी हैं वो इस प्रकार का प्रचार करते भी हैं, लेकिन जनता उनको जवाब देती है कि मैं जनता के बीच में रहता हूँ, अपने हल्के के लोगों के बीच में रहता हूँ, दुख में सुख में हर समय उनके बीच में रहता हूँ, और ये राय विधानसभा की जनता अच्छे से जानती है। एक आम राय लोगों में ये बन गई कि नौकरशाही अब भी इस सरकार पे भी हावी है। हालांकि मतलब अब 2 टर्म पूरे होने वाले हैं मुख्यमंत्री के, और मुख्यमंत्री ने इन 2 टर्म में कभी ये सब बात साबित नहीं होने दी है, लेकिन अगर पार्टी के कार्यकर्ता भी इस तरह की बात करने लग जाएं तो फिर क्या होगा? ये विपक्ष का बहुत बड़ा प्रचार है, और ये बहुत बड़ा प्रचार है। जो है हमारे कार्यकर्ताओं को विपक्ष के लोग इस प्रकार से बोलते हैं, जब भी वो जाएंगे वो तो वही बात करते हैं कि अधिकारी तुम्हारी सुनते नहीं है। और आज जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता के पास जाएंगे वो कहेंगे भारतीय जनता पार्टी ने आपको क्या दिया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से वो पहले देश के लिए और बाद में परिवार के लिए सोचता है, लेकिन दूसरी पार्टी के लोग अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। यही एक मूल अंतर है, और यही वो कार्यकर्ता आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की चलती नहीं। पिछले कुछ दिनों से एक चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक इंटरनल सर्वे कराया था, और उसकी रिपोर्ट ये है कि बीजेपी को 20 से ज्यादा सीटें नहीं मिलती। क्या आपको इस तरह की बात की जानकारी है? ये राजनीति में ऐसे इसी प्रकार से चलता है। और अभी आपने नगर निगम, नगर पालिकाओं के चुनाव को देखा, 80% भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई। अभी पंचायतों के चुनाव को देखा, यही प्रचार था कि बीजेपी को घुसने नहीं देंगे। और
हमारा जो 17 आज जिला परिषद के चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के, ब्लॉक समिति के चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के, हमारे सरपंच सबसे ज्यादा हैं। तो जब चुनाव आता है तो उसके आंकड़े बताते हैं आज भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश में आगे बढ़ रही है। पंचायती राज व्यवस्था में, क्योंकि आप भी जिला परिषद के सदस्य रहे हैं जी, मुख्यमंत्री ने जो है इस व्यवस्था को लेके 2 बार अपनी मजबूत इच्छा शक्ति का परिचय दिया है। एक बार तो जब वो पहले मुख्यमंत्री बने तो 2015 के चुनाव में उन्होंने शिक्षा की अनिवार्यता पे भी बड़ा स्टैंड लिया और सुप्रीम कोर्ट तक जा मामला गया, और वो बाद में उसको अप्रिशिएट किया गया इस व्यवस्था को। अब पंचायती राज में ये ई टेंडरिंग को लेके भी मुख्यमंत्री शुरू से एक लाइन पे हैं कि नहीं, क्या आपको लगता है कि अब बात नॉर्मल हो गई है और इसका राजनीतिक लाभ भी मिलेगा? ये ई टेंडरिंग का जो मामला था ये पूरी तरह से राजनीतिक रूप से आंदोलन था। आज 500-700 सरपंच इस प्रकार के हैं और धीरे धीरे वो भी अपनी इस पूरी व्यवस्था को समझ रहे हैं। और पीछे सभी सरपंचों को ट्रेनिंग देने का जब अभियान चला उस समय ये आंदोलन जोरों पर था जी। और कुछ सरपंचों की हाजिरी उसमें कम रही थी। दूसरी बार जब ट्रेनिंग देने का टाइम आया 100% सबने ट्रेनिंग ली है। हमने सभी जो टेक्निकल स्टाफ जेई एसडीओ है उनको भी ट्रेनिंग देने का काम किया है। और इसी टेंडरिंग पे ही काम हो, भ्रष्टाचार ना हो, पारदर्शिता काम में आए, ईमानदारी से काम हो, जो बजट सरकार का है वो 100% लोगों की भलाई में लगे, इस प्रकार की हमारी नीतियां हैं। और ये देश की जनता ने समझा है, हरियाणा प्रदेश की जनता जागरूक हुई है। हरियाणा प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री का जब जनसंवाद हुआ है इस बात को स्वीकार किया है कि बहुत अच्छा फैसला हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने लिया है। इसकी सहमति जनसंवाद के कार्यक्रमों में देखने को मिली। आप पिछले दिनों विदेश गए थे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ जी। जो मुद्दा था, जो विषय था, जो मकसद था, उसमें इस टाइम क्या स्टेटस है? पर्यावरण को लेके कि पोल्यूशन कम हो और बैटरी की बसें यहाँ पर आए, इलेक्ट्रिक बसें यहाँ पर चले और 800 बसें खरीदने का वो प्लानिंग थी और काफ़ी बसें आई भी हैं और प्रत्येक जिले में वो मिली भी हैं। तो बहुत अच्छी बसें, वोल्वो बसें गरीब आदमी को, हरियाणा प्रदेश के आदमी को उन अच्छी बसों में सफ़र करने का मौका मिले, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है हरियाणा प्रदेश में अच्छा मिले और प्रदेशों से बेहतर हम हों, इस प्रकार की हमारी सरकार की योजना है और हम गरीब आदमी को बहुत सी सहूलियतें देने का काम करें।